विभिन्न तरह के चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन के क्रम में ही मैटी साहब को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और शरीर रचना क्रिया विज्ञान का अध्ययन करने का बहुत बड़ा एक आधार मिला कि बगैर आपको शरीर रचना क्रिया विज्ञान के अध्ययन के फलस्वरूप हम कोई चिकित्सा विज्ञान को बढ़िया से नहीं समझ पाते हैं। जैसे अभी आया लिम्फ और ब्लड का नाम सबने सुना था, लेकिन लिम्फ नहीं। लिम्फ क्या है मैंने बताया। अब देखिए आगे आइए। मैटी साहब ने औषधियों का ग्रुप का जो डिवाइडेशन किया, बंटवारा किया, कि कैसे हम ग्रुप बनाएं, तो उसको ये दिमाग में आई कि हमारे पूरे बॉडी तंत्र, हमारे शरीर का जो तंत्र है, सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, सोचने समझने की, ज्ञान बुद्धि की कुंजी, रिस्पिरेटरी ऑर्गन, रिस्पिरेटरी सिस्टम, आप श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से आपका ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। श्वसन क्रिया, ये आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम में आया। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, सबसे बड़ा तंत्र आपके शरीर का पाचन तंत्र। अगर पाचन तंत्र में कोई डिफेक्टिव हुई, आप फेलियर हुए, तो फिर आपका सब सिस्टम आपका गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए पाचन तंत्र आपके शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट तंत्र है। जब पाचन तंत्र आपका सही रहेगा तो फिर आपका सारा ऑर्गन, सारा सिस्टम वेल टू डू, एकदम बेहतरीन, है ना। तीसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, आपके शरीर से वास्ट प्रोडक्ट, गंदा पदार्थ बाहर कैसे निकलता है, कौन कौन ऑर्गन उसमें भाग लेते हैं सिस्टम में। उसके बाद आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र, कौन कौन ऑर्गन, हार्ट, ब्लड, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, ये सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। और होता है एक, लाइट कटा है जी, उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। सारी दुनिया चल रही है, हर जीवों में प्रजनन तंत्र होता है। सेलुलर सिस्टम, तो सेलुलर सिस्टम में आपको सेल, टिश्यू, कार्टिलेज, और उसके बाद आता है एक सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम। हार्मोन्स आपके शरीर में कहाँ से, कौन कौन ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, कैसे आपकी क्रिया शरीर की चल रही है। स्केलेटन सिस्टम, बोनी सिस्टम, है ना। ये 8 से 9 जो प्रमुख सिस्टम है आपके बॉडी में, तंत्र हैं। तो मैटी साहब ने भी आपको 9 मेडिसिन का ग्रुप बनाया, आपके बॉडी के ऑर्गन के हिसाब से, आपके सिस्टम के हिसाब से 9 ग्रुप बनाया। कौन कौन सा ग्रुप आप अपने बुक्स में देखिएगा, चैप्टर तो हम नहीं बता पाएंगे, मेडिसिन का ग्रुप्स देखिएगा, कौन सा ग्रुप्स है, 9 ग्रुप कौन कौन है। एस्क्रोफोलोसो नंबर 1, एस्क्रोफोलोसो ग्रुप पहला नंबर। उसके बाद कैंसरेसो ग्रुप, तीसरा नंबर एंजियाटिको ग्रुप, चौथा नंबर फेब्रिफ्यूगो ग्रुप, पांचवा नंबर वेनेरियो ग्रुप, छठा नंबर वर्मीफ्यूगो ग्रुप, सातवां नंबर लिम्फेटिको ग्रुप, आठवां नंबर पेक्टोरल ग्रुप, और 9वां नंबर आपका इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप। आपके बुक्स में सब है सिस्टम से, हम जैसे जैसे मटेरियल में काम बताते जा रहे हैं उस तरह सिस्टम से आपको पढ़ना है। तो आपका 9 ग्रुप हुआ। अब हर ग्रुप में उन्होंने आपको अलग अलग मेडिसिन ग्रुप के हिसाब से, आपके बॉडी के सिस्टम के हिसाब से उन्होंने सेट किया। और टोटल मेडिसिन उन्होंने 38 मेडिसिन, 38 औषधियाँ और 114 औषधीय पौधों को मिलाकर टोटल 38 औषधियों का निर्माण उन्होंने किया। 114 हर्बल प्लांट को लेकर, औषधीय पौधा को लेकर उन्होंने मात्र 38 मेडिसिन आपके बॉडी सिस्टम यानी ऑर्गन सिस्टम के हिसाब से उन्होंने सजाया। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ आप मेडिसिन देख लिए,
38 मेडिसिन, 114 प्लांट औषधीय पौधों को लेकर 38 मेडिसिन बनाया। आपके बॉडी सिस्टम के अनुसार 9 ग्रुप उन्होंने बनाया। हर ग्रुप का नाम हमने बता दिया, कितनी औषधियाँ होती हैं बता दिया। अब हर ग्रुप में अलग अलग औषधियाँ हैं क्रम के हिसाब से। जैसे एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप है, S1 से लेकर S12 तक कुछ कंपाउंड रेमेडी है और कुछ आपको ओरिजिनल मेडिसिन है। तो S1 से लेकर S12 तक और S लास्ट है ना तक आपको 13 मेडिसिन 13 मेडिसिन आपको है, जिसमें आपको कुछ कंपाउंड मेडिसिन है। कंपाउंड मेडिसिन क्या हो, जैसे जब मैटी साहब जो औषधियों का ओरिजिनल औषधियों का 38 औषधियों का जब आविष्कार कर दिए, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में कुछ बीच में गैप रह गया। जैसे S1, S2, S3 3 मेडिसिन उन्होंने बनाया, चौथा मेडिसिन नहीं बनाया। तो उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो साथ में रहने वाले, उनके जो बाद के डॉक्टर हैं, इन्वेंशन करता है, जो इलेक्ट्रोपैथ को मैंने रिसर्चर कहिए उन लोगों को, तो उन्होंने S4 का निर्माण किया, S7, S8, S9। तो आप किताब में भी देखिएगा, बुक्स में भी एकदम से है, कंपाउंड मेडिसिन को अलग छाड़ दिया गया, ओरिजिनल मेडिसिन को अलग छाड़ दिया गया। अब आ जाइए, ये मटेरियल में इसी तरह क्रमबद्ध रूप से पढ़ना है। अब आइए, मेडिसिन बनाने का प्रोसेस क्या है, कौन सा मेथड मैटी साहब ने अपनाया। तो मैटी साहब का मानना था कि औषधीय पौधे जो जब ताज़ा रहते हैं, ड्राई नहीं रहते हैं, तो उनमें आपको उनकी जैविक क्षमता जो होती है, पौधा के जो आपको औषधीय गुण जो रहता है, बहुत एक्टिव रहता है। उसी क्रम में उन्होंने एक पैरासेल्सस के सिद्धांत को दिखा था। पैरासेल्सस का सिद्धांत था कि पहला सिद्धांत था पैरासेल्सस का कि पौधों में विद्युत शक्ति होती है जो अदृश्य रूप में होती है, और दूसरा सिद्धांत था समानता का सिद्धांत। तो समानता को सिद्धांत को अपनाकर हनीमैन ने होम्योपैथ का आविष्कार किया। ठीक आपके होम्योपैथ का आविष्कार के 100 साल पहले होम्योपैथ का आविष्कार हुआ। और फर्स्ट जो उनका था, पौधों में विद्युत शक्ति होती है जो अदृश्य रूप में होती है ना, उसको काउंट सीजर मैटी ने अपनाया और इलेक्ट्रोपैथ का आविष्कार किया। तो उनका मानना था कि पौधों में जो विद्युत शक्ति होती है या औषधीय गुण जो होते हैं, अगर उनको हम ड्राई कर देते हैं, सूखा कर देते हैं, तो कुछ औषधीय गुण उसका नष्ट हो जाता है। तो क्यों ना उसको इस रूप में निकाला जाए ताकि वो औषधीय पौधा का गुण जो है बिल्कुल एक्टिव हो, क्रियाशील रहे। उन्होंने तो हरा पौधों को उन्होंने चुना। हरा पौधों को कोहवेशन मेथड से, कोहवेशन मेथड क्या है, कोहवेशन मेथड है जैसे छड़ांद प्रक्रिया, जैसे उसको उस पौधा का जिसका अर्क उनको निकालना था, उन्होंने बढ़िया से वॉश किया। वॉश करने के बाद में एक साफ जार में डिस्टिल वाटर रख के उसमें प्लांट को, पूरे प्लांट को आपको डाल दिया गया। वो प्लांट आपको कुछ क्षणों में, कुछ दिनों के बाद में सड़कर उसका अर्क उसमें डिस्टिल वाटर में आ गया। इस तरह और प्लांट डाला गया, और प्लांट डाला गया, सेम है ना। इस तरह करने के बाद में जो एक गाढ़ा मध के रस जैसा अर्क जो निकला, वो आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का कोहवेशन मेथड से निकाला हुआ औषधीय पौधे का अर्क हुआ। उसको क्रूड एस्पेरिक एसेंस कहते हैं, हाँ। अब उन्होंने क्या किया, अब चर्चा आती है कि D1, D2, D3 क्या है ना। आप लोग सभी लोग देखते हैं कि D3 का किट मंगा लो, D2 का किट मंगा लो, D1 क्या है, इसमें देखिए, है ना। जो क्रूड एस्पेरिक एसेंस निकला, उसका 1 भाग और 9 भाग आपको डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करके D1 तैयार हुआ। फिर D1 से 1 भाग और 9 भाग डिस्टिल वाटर मिलाकर D2 तैयार हुआ, और फिर D2 से 1 भाग 9 भाग डिस्टिल वाटर मिलाकर D3 तैयार हुआ, और D3 जो बना वही आपका एस्पेरिक एसेंस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ D3। समझ गया यहाँ।